तो हिंदी व्याकरण के अगले कड़ी में हम लोग शब्द विचार की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने शब्द के पहले वर्ण विचार को पढ़ा और वर्ण विचार के अंतर्गत उच्चारण, स्थान, वर्णमाला सब जान चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो हम देख रहे हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जब भी शब्द की परिभाषा पूछा जाएगा तो वहाँ सबसे पहले वही होगा सार्थक शब्द, सार्थक मेल। अगर वर्णों का सार्थक मेल होता है तभी वह शब्द कहलाएगा। अब देखिए, हम उदाहरण देकर समझाते हैं कि क ल म ये मेल हो रहा है क और ल और म का, तो ये कौन सा मेल है? तो सार्थक मेल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका एक अर्थ निकला कलम, लिखने की वस्तु। कलम क्या है? तो लिखने की वस्तु है। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, कमलो, कमल, अर्थात इसका सार्थक मेल होकर कमल बन गया और एक प्रकार का फूल हो गया। यह कमल क्या होता है? एक प्रकार का फूल है, अर्थात सार्थक अर्थ निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है इसका। तो अब देखते हैं निरर्थक शब्द। दो तरह के यहाँ पर मेल हो सकते हैं। तो जो सार्थक होगा वही शब्द होगा और जो निरर्थक होगा वो शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं, कलम को ही ल क म लिखते हैं और जिसका यहाँ पर बनता है लकम, अर्थात इसका कोई भी अर्थ नहीं है। उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कमल को म को ल उल्टा दिए हैं तो यहाँ पर बन जाता है मकल, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि यदि सार्थक मेल ना हो तो निरर्थक शब्द बनते हैं और इनका हिंदी व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता है। अगर हम सार्थक शब्द हैं तभी वह शब्द कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शब्द और पद, एक आता है कि शब्द और पद क्या है? दोनों एक ही चीज है क्या? तो हम बताते चलें कि ये दोनों में अंतर हो जाता है एक ही कड़ी के, लेकिन दोनों में कुछ बारीकी अंतर है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द पद कहलाता है। आप देख रहे हो, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, उपयोग में लाया जाता है शब्द को, तब वही शब्द वो क्या हो जाता है? तो पद कहलाता है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए हैं हम, राम आम खाता है। राम आम खाता है तो राम और आम ये संज्ञा शब्द हैं। अभी क्या है? संज्ञा शब्द है। और खाता है क्रिया शब्द है, खाना क्रिया शब्द है। लेकिन हम शब्द को पद में कैसे प्रयुक्त कर रहे हैं? तो ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया कि राम आम खाता है, तब कौन सा पद हो गया? तो राम जो है कर्ता पद हो गया। कौन सा पद हो गया? अभी तक संज्ञा शब्द था, लेकिन जैसे वाक्य में प्रयुक्त हो गया वह कर्ता पद हो गया, पद में। उसी प्रकार आम कर्म पद है। आम क्या है? कर्म पद है, ये पद है। अभी तक संज्ञा शब्द था और जैसे वाक्य में प्रयुक्त हो गया ये कर्म पद हो गया। उसी प्रकार खाता है यहाँ अभी तक क्रिया शब्द था और यहाँ जैसे वाक्य में प्रयुक्त हो गया यह क्रिया पद हो गया। यही शब्द और पद में अंतर होता है, अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं वो पद कहलाते हैं। शब्दों के भेद, अब हम आते हैं यहाँ शब्द की परिभाषा जान लें। शब्द और पद में थोड़ा सा जो अंतर था वो समझ लिए। अब आते हैं शब्दों के भेद में। शब्दों को भेद हम अच्छी तरह से समझें। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम तैयारी करते चलें, जानते चलें क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो शब्दों के भेद अर्थात 4 आधार पर किया गया है। शब्दों
का जो भेद है वो 4 आधार पर किया गया है। डायरेक्ट नहीं, हम ये 4 आधार पर शब्दों को बांटेंगे। सबसे पहला आधार है अर्थ के आधार पर। कोई अगर पूछेगा अर्थ के आधार पर तो उसके आधार पर फिर बताएंगे। दूसरा होता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है रूपांतर के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से समझेंगे, एक ही बार बर्डन नहीं लेना, उसको समझना है। सबसे पहले आते हैं अर्थ के आधार पर, और हमने यहाँ लिखा है अर्थ के आधार पर मात्र 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं सार्थक शब्द, तो जो सार्थक हैं ही, और कुछ निरर्थक शब्द भी आ जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने हो गए? तो 2 हो गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम बढ़ें कि सार्थक शब्द क्या है भाई। तो सार्थक तो वे शब्द हैं जिसका निश्चित कोई अर्थ होगा ही होगा, उसका इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें अर्थ होना ही है। जैसे रोटी, रोटी का अर्थ है उल्टा का अर्थ है खाना, उल्टा अर्थ है पानी, हल्ला, चाय आदि। इसी के विपरीत निरर्थक शब्द हैं, कुछ आ जाते हैं बोलचाल में प्रयुक्त कर देते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोशगत कोई अर्थ नहीं है। हम डिक्शनरी उठाकर देखते हैं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर कर दिया कि निरर्थक का कोई शब्द में स्थान ही नहीं है, लेकिन हम अर्थ के आधार पर फिर भी बांटे हैं, लेकिन जो बोलचाल में प्रयुक्त होता है। जैसे हम रोटी बोलते हैं तो बोलता है कोई वोटी, रोटी वोटी, उल्टा पुल्टा, खाना वाना, पानी वानी, हल्ला गुल्ला, चाय का वाय, चाय वाय बोल देता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात वह निरर्थक है। इस तरह अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। हम आगे बढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। मैंने पहला अर्थ के आधार पर स्पष्ट कर दिया। अब बढ़ते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है। अब बोलते हैं रूढ़, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। एक हुआ गया रूढ़, अर्थात किसके आधार पर? तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रूढ़ शब्द को। तो रूढ़ क्या है भाई? जिन शब्दों के खंड करने पर, कोई शब्द है और उसको खंड करते हैं, कोई अर्थ ना निकले, वह क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा रूढ़। जैसे राज, काज, नाज, कुछ भी बोल दीजिए, तो राज है जब तक ये मिला हुआ है तो इसका अर्थ है, लेकिन जैसे इसको अलग करते हैं रा, और जो अलग करने पर, दोनों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब तक साथ है वही अर्थ निकलेगा, अर्थात रूढ़ एक ही अर्थ निकलेगा। अर्थात यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण और दिए हैं। कन्या, क जोड़ न्या। अब यहाँ पर जो है निरर्थक खंड भी हुआ और इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। सागर, सा जोड़ गर, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। इसलिए इसे जब कोई अर्थ अलग विच्छेद करने पर, अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले, वह रूढ़ शब्द कहलाता है। अर्थात हम पहला ये हो गया किसका? तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या, इसी को बोलते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर पहला रूढ़ हो गया। दूसरा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द हैं शब्दों के मेल से बने शब्द, शब्दों के मेल से। यहाँ ऊपर जो है ना, शब्दों के मेल से कुछ शब्द मिल जाते हैं, तो शब्दों के मेल से बने शब्द जिसका प्रत्येक खंड करने पर क्या होता है? सार्थक होता है। हर खंड सार्थक हो, यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक में, रूढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है खंड करने पर, लेकिन यौगिक में खंड करने पर प्रत्येक खंड सार्थक हो, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यासागर,
पाठशाला, हिमालय, राजकन्या आदि। तो हम लोग विद्या का घर, विद्या जोड़ालय हम लोग बोलते हैं। अब देखिए कि हम यहाँ पर यौगिक शब्द को उसके बाद खंड करने पर उसके बाद सार्थक क्या निकलता है खंड। तो हम लेते हैं राजकन्या। राजकन्या को हम लोग खंड किए, राज जोड़ कन्या। तो राज का क्या अर्थ हो गया भाई? राजा। और फिर हम जोड़ किए कन्या। कन्या का क्या अर्थ हो गया? तो वो लड़की। अर्थात दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह यौगिक है। उसी प्रकार हिमालय, हिम जोड़ा आलय, खंड करने पर होता है हिम जोड़ालय। हिम का अर्थ बर्फ, आलय का अर्थ घर। अर्थात हम दोनों जो खंड हुआ दोनों का अर्थ है, इसीलिए यह यौगिक है। खंड करने पर भी अर्थ निकले दोनों का, वह यौगिक है। अब अंतिम है इसका दूसरे व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर मैंने कहा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द, अब यहाँ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। एक साधारण अर्थ तो है ही, लेकिन उसको भी छोड़कर एक विशेष अलग ही अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी। पंकज, जिसका अर्थ है कमल, एक अलग अर्थ निकल रहा है। गिरिधर, गिरिधर का अर्थ होता है जो पर्वत को धारण करता है, गिरि पर्वत। तो श्री कृष्ण। वीणा पानी, जिसका अर्थ निकलता है सरस्वती। हलदर, जिसका अर्थ निकलता है बलराम। हम यहाँ खंड करके भी देख लेते हैं साधारण अर्थ और विशेष अर्थ। एक तो साधारण अर्थ निकलता ही है और दूसरा विशेष अर्थ भी निकले, उसे योग रूढ़ कहते हैं। साधारण के साथ साथ विशेष अर्थ भी निकले, उसे क्या कहते हैं? तो योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ जैसे शब्द लिए हैं योग रूढ़ शब्द का पंकज। तो पंकज में मतलब कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा, अर्थात विशेष अर्थ ग्रहण किया। कमल। उसी प्रकार लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, अर्थात लंबे पेट वाला, अर्थात गणेश। अब हम अगले कड़ी में तीसरे उत्पत्ति के आधार पर समझेंगे, चौथे रूपांतर के आधार पर समझेंगे। थैंक यू। हम लोगों ने देखा कि अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों के भेद, और आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं तीसरे में, जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं, और वह कैसे शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कहाँ से आए, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो शब्दकोश है, शब्द संग्रह, हिंदी का जो संग्रह है, तो कहते हैं कि हिंदी के बारे में कि यह बहती नदी के समान है, अर्थात इस नदी में जो भी शब्द हो वो आ सकता है। तो वो हमारे हिंदी के कोश में जो शब्द आए हैं वह आए हैं उत्पत्ति के आधार पर। और शब्दों के जो हैं 4 भेद, वो सबसे पहला उसमें तत्सम शब्द आए हैं, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्दकोश में आ गए। तो हम लोग सबसे पहले प्रथमतः जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आए तत्सम, वह क्या है। तो तत्सम संस्कृत के वो मूल शब्द, मूल जो एकदम संस्कृत के हैं, जो ज्यों के त्यों, संस्कृत का जैसा के तैसा ही, ज्यों का त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वह तत्सम कहलाते हैं। 100%, कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर जैसे दिए हैं, अंक शब्द आ गया है, उसके बाद अंकुर शब्द आ गया है, ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हूबहू यहाँ उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आज्ञा और उसके बाद गंगा, ये शब्द हमारे शब्दकोश में आ गए हैं हूबहू, तो वो हमारे कहला गए तत्सम। चतुर, तट, दर्शन, धर्म, धूप, नगर, पथ, पाठ, पुस्तक, जो हम लोग फल और भय, ये सारा शब्द जो संस्कृत के हैं हूबहू हमारे हिंदी के
में आ गए हैं, इसीलिए इस शब्द को उत्पत्ति के आधार पर तत्सम कहा गया है। अब दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर ही तद्भव है। तद्भव में वैसे शब्द, जैसे यहाँ पर क्या हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के वैसे शब्द जो बिगड़े रूप में हमारे हिंदी शब्दकोश में आ गए हैं, वह तद्भव कहलाए हैं। तद्भव में हम लोग देखते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हैं कि तद्भव में के एक हम उधर कॉलम बनाए, एक तत्सम का, उसके बाद तद्भव का। तो अग्नि चलकर आग का रूप ले लिया, अष्ट 8 का रूप ले लिया, दधी दही का रूप ले लिया। पहले यह संस्कृत का मूल रूप हुआ करता था, अर्थात मूल रूप जो है वो तत्सम है, और उसका जो बिगड़ा रूप है, सुधरा रूप है, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे चंद्र को चांद कह दिया, ओष्ठ को ओठ कह दिया। इस तरह के शब्द, आप व्याकरण की किताब अगर आपके पास होगी तो बहुत सारा शब्द को शब्द भंडार हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास शब्दों का संग्रह होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरे में ही तत्सम और तद्भव के बाद देशज शब्द आया है। देशज, अपने देश का, अपने देश के आस पड़ोस में जो प्रचलित कुछ शब्द हैं, वो भी हमारे इस बहते नदी के भाषा के शब्दकोश में आ गए हैं। जैसे देशज में अपने ही देश की बोलचाल से आए या उत्पन्न शब्द देशज कहलाता है। तो देशज शब्द में बहुत सारे हैं, जैसे कबड्डी है या कुत्ता है, खच्चर है, ठेठ है, लोटा है, ढाबा है, नानी है, नेपाल है, टाली है, खोता है, आदि आदि ऐसे शब्द हैं जो आ गए हमारे हिंदी में। वैसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो आप इसका अध्ययन और शब्द को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और इसी में उत्पत्ति के आधार में ही विदेशज शब्द भी आए हैं। विदेशज शब्द आए हैं, इसको भी समझें। बहुत जो भी हमारे, क्योंकि हमारे तो हिंदी बहती नदी के समान है, मैंने शुरू में कहा है कि इसमें जो भी शब्द आना चाहे वो आ सकते हैं। तो विदेशज शब्द भी आ गए हिंदी में। तो विदेशज शब्द, विदेश भाषा से आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम अरबी के कुछ शब्द ले लेते हैं, अक्ल बड़े की भैंस, तो अकल जो है अक्ल, तो ये शब्द हमारा जो है कहाँ से आ गया, तो अरबी का है। अजनबी बहुत उपयोग करते हैं, ये शब्द अरबी का हमारे विदेशी शब्द हमारे हिंदी में है, जो बहुत अच्छे ढंग से उसूल, इकरार करना, तो वो सारे शब्द हमारे विदेशज आ गए हिंदी में अरबी के। और कुछ फारसी के भी बहुत सारे फारसी शब्द आए, जैसे अंगूर जो हम लोग बोलते हैं, तो वो हमारे कौन से शब्द हैं, तो फारसी के शब्द हैं। अंदर आना, अंदाज, खाकी आदि जो हैं ये शब्द फारसी के भी आ गए हैं। तो कुछ पुर्तगाली के शब्द आए हैं, जैसे बोलते हैं आया, आया मतलब नौकरानी, दाई को बोलते हैं। अलमारियो शब्द पुर्तगाली था, जिसको आगे चलकर अलमारी हो गया, आदि शब्द आए हैं। फिर तुर्की के भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे कुली बोलते हैं तो वो तुर्की के हैं। उर्दू शब्द तुर्की के हैं। तमगा, उर्दू बोलना, उर्दू जो है ये शब्द की बात हो रही है, तो वो शब्द हमारे तुर्की के हैं। तमगा, तोशक बोलते हैं, तो वो सारा चीज तुर्की का है। तो शब्द, तो ऐसे शब्द हमारे पास आए हैं, विदेशज शब्द भी। तो हमने देखा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से हम लोग रूबरू हो गए हैं। और ये तीसरा था शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम लोग अब चौथा में जाते हैं और देखते हैं रूपांतरण के आधार पर। तो शब्द के जो भेद हैं वह रूपांतरण के आधार पर, एकदम देख लीजिए, चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं, रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। तो कैसे वह, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें क्या है, विकारी शब्द 2 भेद हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और देखिए विकारी शब्द कौन कौन से हैं, ये आप एकदम आराम से समझेंगे। जो शब्द लिंग, वचन, हम लोग देखते हैं ना, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एक, तो उसी तरह
और कारक जो है कर्ता कर्म, ये सब के अनुसार ये जो है चार हम बताए हैं, लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, वह विकारी शब्द है। जो रूप बदल लेता है, लिंग के आधार पर हो या वचन के आधार पर हो, और वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, तो विकारी कहलाते हैं। जितने भी, जैसे मैंने कहा संज्ञा के शब्द जो भी आएंगे, संज्ञा के शब्द क्या आप जानते हैं, नाम भी हो सकता है वह, तो वो लिंग के आधार पर बदल जाता है, तो बदलना ही विकारी शब्द कहलाता है। तो रूपांतरण के आधार पर हम देखते हैं वो विकारी की तरफ, अर्थात लिंग वही चीज आ गया, लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे। इसके अंतर्गत जो आता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग जो पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के शब्द जो हैं, क्रिया विशेषण के जितने शब्द हैं वो अविकारी हैं, संबंध बोधक वाले शब्द अविकारी हैं, समुच्चय बोधक वाले शब्द अविकारी हैं, विस्मयादि बोधक वाले शब्द अविकारी हैं। तो हम लोग जो है रूपांतरण के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा के जो शब्द होंगे, सर्वनाम के जो शब्द होंगे, वो विशेषण के जो शब्द होंगे, और क्रिया के जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, विकारी होंगे। और अविकारी कौन होंगे, तो ऐसे शब्द अर्थात क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्द अविकारी होंगे। इस तरह हम लोगों ने शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो विभाजन है, वो कैसे शब्द हमारे शब्दकोश में आए, वो हम लोगों ने जाना। अब आगे हम इसका अध्ययन करेंगे, जानेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, लोग इसे जानें, समझें, पढ़ें। व्याकरण हिंदी की नींव होती है, व्याकरण जिसकी अच्छी होती है वह हिंदी को अच्छा बना सकता है। धन्यवाद।